एवरीवन, लास्ट वीडियोस में हम कोलिजन को पढ़ना शुरू किया था। हमने सी फ्रेम को समझा था। सी और एल फ्रेम में हम एक एक करके कोलिजन्स को पढ़ रहे थे। तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पढ़ी थी एल फ्रेम में। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने सी फ्रेम में भी इसको कंप्लीट कर लिया था, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन को। उसके बाद हमने शुरू किया था वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर भी हमने क्या किया था, एल फ्रेम को कर लिया था स्टडी। आज हम करेंगे वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन इन सी फ्रेम, और उसके बाद टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन को एल फ्रेम और सी फ्रेम में पढ़ेंगे। आज हम ये तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन इन सी फ्रेम। सबसे पहले तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या था। इन इलास्टिक कोलिजन ये था जिसके अंदर हमारा मोमेंटम तो क्या रहता हो, कंजर्व्ड रहता हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती थी। ठीक है, ये मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ। अब इस टाइप की टक्कर को हम पढ़ेंगे सी फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको पता था कि सी फ्रेम क्या थी, जिसमें जो ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल दोनों बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास पर रह करके उस पूरी घटना को क्या करें, ऑब्जर्व करें। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी फ्रेम जिसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या हो, दोनों पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास पर हो। तो उस ओरिजिन पॉइंट का या फिर उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की थी। क्या होती है, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि टकराने से पहले जो दूसरा पार्टिकल है वो रेस्ट पर है, ठीक है, सेकेंड पार्टिकल इज ऑन रेस्ट, जो दूसरा पार्टिकल है वो किस पर हो, रेस्ट पर हो टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन। इसका क्या मतलब होगा, u2 क्या हो जाएगा हमारा, 0। दूसरा पार्टिकल बिल्कुल रखा हुआ है और पहला पार्टिकल पीछे से आकर के उसको क्या मारता है, टक्कर मारता है। तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बनेगी, m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो जो हमें किस तरह से दिखाई देंगे, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके निकालते थे हमने लास्ट। अगर आपको याद नहीं तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जब हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पढ़ी थी। तो हम टकराने से पहले के और बाद की क्या निकालते हैं, वेलोसिटीज़ निकालते हैं। वेलोसिटीज़ इन सी फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u1 डैश, यानी टकराने से पहले फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, u1 माइनस vcm, है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर और दूसरे पार्टिकल की टकराने से पहले वेलोसिटी क्या होगी, u2 माइनस vcm। ठीक है, और हम ये कोलिजन किस टाइप की ले रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है। एक बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, दूसरी बॉडी उसको पीछे से आकर के क्या मारेगी, टक्कर मारेगी, और टकराने के बाद दोनों एक बॉडी बन करके v वेलोसिटी से क्या करने लगेगी, चलने लगेगी। ये हमने पढ़ा था लेबोरेटरी फ्रेम में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी हो जाएगी u1 डैश, इसकी हो जाएगी u2 डैश, और दोनों बॉडीज जुड़ करके एक साथ v डैश वेलोसिटी से क्या करने लगेगी, मोशन करने लगेगी। तो इन दोनों जगहों पर हम vcm की वैल्यू रख करके इन डैश टर्म्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी टकराने से पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी वेलोसिटी हमें क्या दिखाई देगी और इसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। तो u1 डैश हमें मिलेगा u1 माइनस m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा u1 डैश इज इक्वल टू u1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से m1u1 से m1u1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा u1 डैश इज इक्वल टू m2u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये किसकी वैल्यू मिली, u1 डैश की वैल्यू मिली m2u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से अगर मैं u2 डैश की वैल्यू निकालूँ तो u2 0 है ना, हमने देखा है कि u2 क्या है, 0 है। तो 0 माइनस m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये टर्म यहाँ आकर के 0 हो जाएगी, कोई सेंस ही नहीं है। यानी कि u2 डैश हमें क्या मिलेगा, माइनस का m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आप देख सकते हैं
कि u1 डैश और u2 डैश की न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन एक क्या है प्लस में है और दूसरी माइनस में है। इससे हमें क्या पता चलता है, u1 डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो u2 डैश के मैग्नीट्यूड के तो बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इसका क्या मतलब है कि जब आप इन दोनों के सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके इस टाइप की टक्कर को देखेंगे तो आपको ये पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरा पार्टिकल आपको इस डायरेक्शन में मोशन करता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास चल रहा है और आप इस पर बैठ करके दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, तो एक आपको इस डायरेक्शन में और दूसरी आपको इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी। इसको मैं लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट। अब दोनों जुड़ करके v डैश वेलोसिटी से क्या करने लगे, मोशन करने लगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, v डैश की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लगा देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टकराने से पहले बॉडीज की ये मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू v डैश। ठीक है, ये हमने लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ से हम u1 डैश और u2 डैश की क्या रख लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। तो m1 u1 डैश की वैल्यू है m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर u2 डैश की वैल्यू है माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v डैश। ठीक है, यहाँ पर से m1 m2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और हम अगर देखें तो m1 m2 u1 माइनस m1 m2 u1, नीचे क्या आ गया, m1 प्लस m2 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी m1 प्लस m2 इंटू v डैश। ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम टू सेम है, एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसल, बनेगा ज़ीरो, m1 प्लस m2 इंटू v डैश। अब इसको भी हम ज़ीरो के अपॉन में भेज देंगे तो v डैश की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ज़ीरो। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है अपने आप में। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो दोनों चीज़ें हमें टकराने से पहले एक दूसरे की तरफ आती हुई दिखाई देगी, टकराने के बाद उन दोनों की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि टकराने के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें दोनों चीज़ें स्थिर यानी कि स्टेबल दिखाई देगी, चलती हुई दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर है। आप यहाँ पर बैठ कर के दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ना चलती हुई दिखाई देगी। आपको ये नहीं लगेगा कि हम खुद चल रहे हैं, है ना, क्योंकि फ्रेम भी इसके साथ साथ चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो आपको ये दोनों ही बॉडीज़ क्या दिखाई देंगी, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में दिखाई देगी। ठीक है, और इसलिए इस वाली फ्रेम में v डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इनकी काइनेटिक एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है, ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, और टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है टकराने से पहले दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले दोनों पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो सेम थी, है ना, मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अलग थी, वो बात अलग है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। तो दोनों ही पार्टिकल की टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सेम रहेगी। ठीक है, और वो किसके बराबर होगी, 1/2 m, और यहाँ पर m1 m2 दोनों अपने अपने लिए अलग हो जाएगा, और u1 डैश का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप दूसरे पार्टिकल की निकालेंगे तो 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे पार्टिकल की क्या हो जाएगी, m2 u2 डैश, और जबकि u2 और u1 एक दूसरे के क्या है, बराबर है, ये आप जानते हैं कि u1 डैश इज इक्वल टू u2 डैश। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन दोनों का क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई थी, ज़ीरो हो गई ना, v डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 1/2 m1 प्लस m2 v डैश का स्क्वायर,
वी डैश का स्क्वायर, और वी डैश कितना है 0, तो टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0, यानी टकराने से पहले उनकी जो कुछ भी काइनेटिक एनर्जी थी, मान लेते हैं 10 यूनिट उनकी काइनेटिक एनर्जी थी, वो टकराने के बाद कितनी हो गई, बिल्कुल 0 हो गई, यानी कि उसका 100% डिसिपेशन हो गया। क्या हो गया, जितनी भी एनर्जी थी पूरी की पूरी खर्च हो गई, उसका क्या हो गया 100% डिसिपेशन हो गया। ये इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हो गई हमारी वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन कंप्लीटेड। अब हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। क्या पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। पहले पढ़ेंगे हम एल फ्रेम में, फिर पढ़ेंगे सी फ्रेम में। तो एल फ्रेम में क्या होता है, एक पार्टिकल रेस्ट पर रखा है u2 = 0, दूसरे पार्टिकल ने आकर के उसको टक्कर मारी u1 डैश से, और टकराने के बाद दोनों पार्टिकल ने क्या किया, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला गया और दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला गया। जो बिलियर्ड का गेम होता है वो बिल्कुल इसी तरह से होता है। आप पीछे से एक बॉल से दूसरी बॉल को हिट करते हैं, एक बॉल इस डायरेक्शन में जाती है और दूसरी बॉल किसी और डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों, ये वाली जो बॉल है ये पहले एक्स डायरेक्शन में आ रही थी, इसने इस स्टेबल रखी हुई बॉल को टक्कर मारी, यहाँ से इस बॉल ने θ2 का एंगल बनाया और m2 वाली इस तरफ चली गई v2 से। ठीक है, और ये हमारी m1 वाली बॉल है जो v1 वेलोसिटी से θ1 एंगल बनाते हुए चली गई। तो इनका हम निकाल लेते हैं लेबोरेटरी फ्रेम में, इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम जानते हैं कि ये टू डायमेंशनल है, यानी कि यहाँ पर इसकी एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो हमें मोमेंटम के भी कंपोनेंट एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो इन एक्स डायरेक्शन, सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो टकराने से पहले इस फर्स्ट वाली का मोमेंटम कितना था, m1u1, इसका मोमेंटम था 0, और टकराने के बाद यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होगी, दो हिस्सों में टूट जाएगी, है ना, दो कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा v2 cos θ2, यहाँ पर हो जाएगा v2 sin θ2। इसी तरह से ये वाली वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, दो कंपोनेंट्स में, ये हो जाएगी v1 cos θ1 और ये हो जाएगी v1 sin θ1। ठीक है, तो x डायरेक्शन में इन दोनों की वेलोसिटीज़ ये है, ठीक है ना, तो इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। इसी तरह से अगर y डायरेक्शन में मैं इसका मोमेंटम निकालूं तो क्या बनेगा, ये बॉल देखिए दूसरी वाली बॉल तो चल ही नहीं रही थी, यानी कि इसकी वेलोसिटी के दोनों ही कंपोनेंट 0 होंगे, लेकिन ये जो पहली वाली बॉल है ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रही थी, है ना, यहाँ से कोई एंगल नहीं बना रही है, तो ये कंपोनेंट में टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब ये कंपोनेंट में नहीं टूटेगी तो इसका वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी टकराने से पहले इस बॉडी का मोमेंटम भी 0 था वाई डायरेक्शन में, और इस बॉडी का मोमेंटम तो दोनों ही डायरेक्शन में क्या है, 0 है। तो y डायरेक्शन में टकराने से पहले मोमेंटम क्या हो गया, 0, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी को अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगी, या फिर अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं तो ये वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। किसी भी चीज़ को आप ले सकते हैं। तो m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएं, क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है ना, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी टकराने से पहले। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, है ना, तो ये अपने कंपोनेंट्स पर डिपेंड नहीं करेगी, इसके कंपोनेंट्स होते ही नहीं है। टकराने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m1 u1 का होल स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी सेकंड की तो 0 ही थी। टकराने के बाद इस वाले की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2, यही होंगे, है ना, v1 और v2 ही रहेगी क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो m1 v1 का स्क्वायर 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर
θ1 V1 V2 θ2, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है और इक्वेशन है हमारे पास 3। तो अगर हमें इन चारों में से कोई एक क्वांटिटी की वैल्यू पता हो तो हम इन इक्वेशन को यूज़ करके बाकी 3 क्वांटिटीज़ की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था। आपने 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा ही होगा। 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पढ़ी हमने, किस में पढ़ी, एल फ्रेम में, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन इन सी फ्रेम। तो सबसे पहले हम जब भी सी फ्रेम को स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं। क्या होती है, m1u1 m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्योंकि हम कंडीशन क्या लेकर के चल रहे हैं, अभी हमने पीछे पढ़ी है कंडीशन कि एक बॉल क्या है, स्टेबल रखी हुई है और दूसरी बॉल उसको आकर के क्या मारती है, टक्कर मारती है ना। तो उस कंडीशन में u2 0 हो जाएगा तो हमारे पास VCM की ये वैल्यू बचेगी। अब हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटीज़ इन सी फ्रेम। वेलोसिटीज़ इन सी फ्रेम को निकालने के लिए हम ये वाली, क्योंकि टकराने से पहले का किस्सा बिल्कुल सेम है, दोनों एक्स डायरेक्शन में चल रही है, टकराने के बाद चेंजेस हो रहे, टकराने से पहले वाला किस्सा बिल्कुल सेम है जो कि हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन इन सी फ्रेम, ये हमने पढ़ा था ना, 1 डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन इन सी फ्रेम बिल्कुल उसी तरह से है, टकराने से पहले की सिचुएशन सेम है। तो इस तरह की जो हमने कैलकुलेशन की थी उसको यूज़ करते हुए हमने u1 डैश और u2 डैश की वैल्यूज़ को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब हम देख सकते हैं, हमने पीछे भी समझा था कि अगर 2 पार्टिकल्स है कुछ इस तरह से, तो ये हमें इस तरफ आता हुआ दिखाई देगा और ये हमें इस तरफ आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या हो जाएगा, हम ये चीज़ जानते हैं कि जो हमारी सी फ्रेम होती है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये ज़ीरो मोमेंटम फ्रेम होती है। क्या होती है, ज़ीरो मोमेंटम फ्रेम, शून्य संवेग फ्रेम भी इसको कहा जाता है। यानी कि टकराने से पहले चाहे टकराने के बाद पार्टिकल्स का जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। हर केस में इनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। तो अगर मैं बिफोर कोलिजन की बात करूँ तो जो टोटल मोमेंटम है m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से टकराने के बाद का भी जो टोटल मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से मुझे मिलेगा m1u1 डैश, ये यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा m2u2 डैश। इसी तरह से इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलेगा m1v1 डैश इज इक्वल टू माइनस का m2v2 डैश, ठीक है। और हम ये किस टाइप की कोलिजन पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से मैंने ये इक्वेशन लिख ली है, टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी। सब जगह से हाफ हाफ कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ से u2 डैश की वैल्यू और यहाँ से v2 डैश की वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ से ये जो m1 है माइनस का, ये इधर आ जाएगा, तो हमें u2 डैश की क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस m1 u1 डैश अपॉन m2। ये किसकी वैल्यू हुई, u2 डैश की वैल्यू। इसी तरह से हम m2 को यहाँ भेज करके v2 डैश की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर। तो हमें मिलेगा, यहाँ पर u2 डैश की वैल्यू में रखूँगी तो माइनस का m1 अपॉन m2 u1 डैश, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर मैं v2 डैश की वैल्यू को रखूँगी तो मुझे मिलेगा, ये मैंने एज इट इज़ उतार लिया, यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का m1 अपॉन में m2 इंटू v1 डैश का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पर m2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बाहर m2 है, तो एक m2 से एक m2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो m1 स्क्वायर u1 डैश स्क्वायर अपॉन में m2, ठीक है। इसी तरह से m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस एक m2 से एक m2 कैंसिल हो गया, तो m1 का स्क्वायर v1 डैश का स्क्वायर अपॉन में m2। ये चीज़ क्या मिल गई मुझे, यहाँ से मिल गई। अब हम यहाँ से m1 u1 डैश कॉमन ले लेंगे इस पूरी इक्वेशन में से, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा u1 डैश
u1 डैश का स्क्वायर ही कॉमन ले लेते दोनों जगह से, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से एक m1 गया तो बचा एक m1 अपॉन एक m2 बचा, और u1 डैश तो पूरा ही बाहर जा चुका है, स्क्वायर है ना। इसी तरह से यहाँ से हम m1 v1 डैश का स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक m1 बाहर गया तो एक अंदर बच जाएगा, और m2 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, m1 u1 डैश का जो स्क्वायर है वो m2 u2 डैश के स्क्वायर की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सॉरी, m1 v1 डैश है, ठीक है। m1 u1 डैश का स्क्वायर m1 v1 डैश के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। m1 से m1 कैंसिल हुआ, u1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू v2 डैश स्क्वायर। इससे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर भी v1 है तो v1 डैश का स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिलेगा u1 डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस v1 डैश, ठीक है। यानी कि u1 डैश और v1 डैश की वेलोसिटी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि उस इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का क्या मतलब है कि टकराने से पहले पार्टिकल की वेलोसिटी टकराने के बाद अपनी वेलोसिटी के क्या रही, बराबर रही, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। इसी तरह से जो हमने यहाँ पर ये v2 और u2 डैश की वैल्यू रखी थी, अगर हम u1 डैश और v1 डैश की वैल्यूज़ को रखते तो हमें मिलता u2 डैश इज इक्वल टू v2 डैश। इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इनकी क्या बदल जाती है, डायरेक्शन बदल जाती है। तो टकराने से पहले इस केस में ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आती हुई दिखाई दे रही थी, और टकराने के बाद, ठीक है, टकरा करके ये वाला बॉडी जो है ये इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी, और ये वाली बॉडी सेम वेलोसिटी से इधर की तरफ चली जाएगी। समझ में आया, यानी कि दोनों यहाँ से आकर के टकराई और टकरा करके क्या चली गई, एक दूसरे को क्रॉस करके चली गई। ये हो जाएगी m1 जो कि v1 डैश से इधर की डायरेक्शन में चली जाएगी, और ये हो जाएगी बॉडी m2 जो v2 डैश से इस डायरेक्शन में आ जाएगी, और दोनों ही सेम एंगल बनाएगी, है ना। ये एंगल जो होगा वो सेम रहेगा, दोनों थीटा एंगल से टकरा करके चली जाएगी, 2 डायमेंशनल क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हमारा कोलिजन का टॉपिक खत्म होता है। इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट मैकेनिक्स की कंप्लीट होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड।